अब मलयालम में, केरला में जाकर के आप किसी से कहो कि 1 किलो प्याज दे दे, तो हो सकता है वो जो वेजिटेबल सेलर है वो आपको ना दे पाए, क्योंकि वो उसको उस नाम से नहीं पहचानता। यहीं नॉर्थ इंडिया में आकर के आप किसी से बोलो कि वो आपको 1 किलो इरुली दे दे, तो शायद वो आपको इसे नहीं पहचान पाएगा और देने से मना कर देगा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपका भारतवर्ष के अनोखे प्लेटफॉर्म भौतिकी प्लस में। मैं आपका बॉटनी मेंटर डॉक्टर ब्रिजेश लवानिया आपका स्वागत करता हूं अपनी इस नई सीरीज में, जिसका नाम है नीट सेंचुरी। देखिएगा, इस सीरीज के चलते मैंने आपको पिछले टर्न पर, पिछले लेक्चर में एक टॉपिक शुरू कराया था जिसका नाम था लिविंग वर्ल्ड, और इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के 4 मेन प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है क्लासिफिकेशन और चौथा है नोमेनक्लेचर। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऑलमोस्ट हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अंत तक मेरे साथ बने रहिए इस लेक्चर में और एक क्वेश्चन का इजाफा करिएगा अपनी नीट के एग्जाम्स के लिए। देखिएगा, आप हम सब इस बात से वाकिफ हैं, इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को 2 नामों से यूजुअली आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। इनमें से एक नाम होता है लोकल नेम, जिसको हम वर्नैकुलर नेम कहते हैं, और दूसरा नाम है साइंटिफिक नेम। इस कहानी में मैं आपको ये बताता हूं कि साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की एक्चुअल में शुरुआत क्यों हुई, इसकी जरूरत क्या पड़ी। एक्चुअली जब टैक्सोनॉमी की स्थापना हुई तो शुरुआत में बायनोमियल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नोमेनक्लेचर था ही नहीं। एग्जैक्टली उस समय पर दुनिया के हर कोने में एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नामों से, अलग अलग लैंग्वेज में पहचाना जाता था। आज भी ऐसे बहुत सारे नाम हम जानते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं तो हम हिंदी में प्याज कहते हैं, इंग्लिश में उसी को अनियन बोलते हैं, मराठी में उसी को कांदा बोलते हैं, बंगाली में उसी को हम व्यंग्यम बोलते हैं और मलयालम में उसी को हम इरुली बोलते हैं। तो देखिएगा, अब मलयालम में, केरला में जाकर के आप किसी से कहो कि 1 किलो प्याज दे दे, तो हो सकता है वो जो वेजिटेबल सेलर है वो आपको ना दे पाए, क्योंकि वो उसको उस नाम से नहीं पहचानता। यहीं नॉर्थ इंडिया में आकर के आप किसी से बोलो कि वो आपको 1 किलो इरुली दे दे, तो शायद वो आपको इसे नहीं पहचान पाएगा और देने से मना कर देगा। तो देखिएगा, इस मेरी बात को, कहानी को ध्यान से सुनिएगा कि जब ये ऑर्गेनिजम्स को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो ये एक बड़ा परेशानी का सबब था साइंटिस्ट के लिए कि पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लैंग्वेज में आइडेंटिफाई किया। बाद में पता चला कि वो तो एक ही ऑर्गेनिज्म है। तो साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हुए कि उन्हें एक इंटरनेशनल कोई ऐसा क्राइटेरिया डेवलप करना चाहिए जिससे कि ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से जाना जाए। और इसके लिए सारे साइंटिस्ट जब एग्री हुए तो उन्होंने स्थापना की कोड ऑफ नोमेनक्लेचर की। कोड ऑफ नोमेनक्लेचर असल में ऐसी सोसाइटी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम को पहले अपनी कसौटी पर खरा उतारते हैं, क्या वो एग्जैक्टली रूल्स एंड जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग दिया गया है, उसके बाद ही वो ये सजेस्ट करते हैं कि इस नाम को साइंटिफिकली माना जाए। तो इन नामों को सजेस्ट करने के लिए अलग अलग कोड ऑफ नोमेनक्लेचर बनाए गए। जैसे किसी को कोई एनिमल नेम देना है तो एनिमल नेम को यूनिफाइड करने के लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड सेम यानी यूनिवर्सल बनाने के लिए एक जो कोड ऑफ नोमेनक्लेचर बनाया गया उसका नाम है ICZN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सिमिलरली, यदि किसी प्लांट के नेम को हमें ऑथराइज करना है तो उसको पहले हमें किसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा? ICBN, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही कोई वायरल नोमेनक्लेचर है, मींस वायरस का नाम है, तो उसको हमें किसके द्वारा आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा? उसको हमें प्रेस्क्राइब कराना पड़ेगा ICVN, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही बैक्टीरिया के लिए दिया गया इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से इन कोड ऑफ नोमेनक्लेचर की स्थापना हुई जो फाइनली आपको किसी नेम को सजेस्ट करते हैं कि इस नेम को हमें मानना चाहिए। चलेगा, बात करते हैं हम कि जब लोकल नेम्स आ रहे थे मार्केट में या लोकल नेम से हम पहचान रहे थे ऑर्गेनिजम्स को, तो फिर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की शुरुआत हुई कैसे?
वैसे तो इसमें कई सारे और साइंटिस्ट के अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। हम शुरुआत करते हैं जिसको साइंस आज आइडेंटिफाई करती है, मानती है, एक्सेप्ट करती है। उस साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का नाम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसकी शुरुआत की थी कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कैरोलस लिनियस का खुद का पहले जो नाम था वो था कार्ल वॉन लिनियस, जिन्होंने सबसे पहले अपने नाम को ही चेंज किया और उन्होंने अपने नाम को कार्ल वॉन लिनियस से कैरोलस लिनियस में कन्वर्ट किया। तो देखिएगा, ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसकी स्थापना की किसने? कार्ल वॉन लिनियस यानी कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। उस बुक के अंदर इन्होंने इस नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की। क्या है ये बातें, ध्यान से समझिएगा। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नोमेनक्लेट करते हैं बायनोमियली, तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, उसका नाम तो वो एक होता है लेकिन उसमें वर्ड दो इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट्स वाई इसका नाम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय माने टू, नोमियल माने नेम, यानी एक ही नाम में दो वर्ड यूज किए जाते हैं। दैट्स वाई दिस इज नोन एज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आपको समझ आ गया? देखिए, बहुत आसान है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखिए, दो वर्ड जब लिए जाएंगे तो उनमें क्या क्या क्राइटेरियाज और क्या क्या रूल्स और प्रिंसिपल्स ओबे किए जाते हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है यहां से, ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा, आज हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर की। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। इनको जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था अपनी बुक जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसके नाम में हम दो वर्ड्स यूज करते हैं। ये दो वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं, इनमें क्या बातें ध्यान रखनी है वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले ये समझिएगा, ये दोनों वर्ड्स हम जिस लैंग्वेज से चूज करते हैं उसको हम डेड लैंग्वेज कहते हैं, यानी उसका नाम है लैटिन लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो वर्ल्ड में अब कहीं पर भी यूज नहीं होती। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, लैटिन लैंग्वेज या डेड लैंग्वेज से ही इनको चूज क्यों करते हैं? उसका रीजन समझिएगा। ये जो बायनोमियल नेम या साइंटिफिक नेम है, जो एक बार दिया गया तो फिर ये हमेशा के लिए एक ही हो जाता है, वर्ल्ड वाइड एक ही हो जाता है और ये समय के साथ बदलता नहीं है। यानी थाउजेंड्स ईयर पहले जो कभी किसी साइंटिस्ट ने नाम दिया था बायनोमियल नेम, आज भी वो नेम वैसा ही है, उसको चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहना है। यदि हम किसी ऐसी लैंग्वेज से वर्ड को चूज करते हैं जो प्रेजेंटली इस्तेमाल हो रही है, तो हो सकता है समय के साथ उसके अंदर कुछ शब्द नए जुड़े या उन शब्दों में बदलाव हो जाए। तो दैट्स वाई हम ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि अब वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी यूज नहीं होती, और ये ऐसी लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज जो अभी यूज नहीं होती। तो सबसे पहला रीजन ये। अब देखिए, जो दो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें और क्या क्या खास बातें हैं। उनमें हम जो दो वर्ड लिख रहे हैं उनमें से पहला वर्ड जीनस नेम कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? जीनस नेम, यानी ये उसके ऑर्गेनिज्म के जीनस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो दूसरा वर्ड है उस वर्ड को हम बोलते हैं स्पीशीज एपिथेट। क्या बोलते हैं उसको? स्पीशीज एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है उपाधि। इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा कि कभी भी हम किसी ऑर्गेनिज्म के जीनस नेम को तो अकेला लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी भी उसके स्पीशीज एपिथेट को अकेला नहीं लिख सकते। ये आपको ध्यान देना है। मतलब क्या इस बात का? इस बात का मतलब यह है, जैसे मैं बोलता हूं मनोज गुप्ता, मैं बोलता हूं आपसे सुरेश गुप्ता, तो मनोज गुप्ता और सुरेश गुप्ता ये दोनों नाम में यदि आप सिर्फ अकेला एक ही नाम यूज करते हो गुप्ता, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। आपको उसको जीनस नेम के साथ यानी मनोज के साथ ही बोलना पड़ेगा, तभी वो मीनिंगफुल होता है। इसको थोड़ा सा बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू भी समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने एक नाम लिखा मैंगीफेरा इंडिका, आप सब लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका। अभी मैंने इसमें सारे रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, पहले मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज से समझा रहा हूं। मैंगीफेरा इंडिका, एक नाम लिखा मैंने एपिस इंडिका। तो देखिएगा एपिस इंडिका क्या है? एपिस इंडिका
हनी बी को बोलते हैं, जो इंडियन हनी बी है उसको क्या बोलते हैं, एपिस इंडिका। और जो मैंगो का ट्री है उसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो अकेला इंडिका यदि हम बोलते हैं तो हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सा इंडिका है, मैंगीफेरा इंडिका है या एपिस इंडिका है। दैट्स वाई हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब भी स्पीशीज एपिथेट बोल रहे हैं तो उसको हमें हमेशा जीनस नेम के साथ ही लिखना पड़ेगा। तो ये तो 2 वर्ड की कहानी हुई। इन वर्ड्स में कुछ एक और खास बात है, वो भी मैं बता दूं। इनमें से कोई भी वर्ड कम से कम 3 लेटर और ज्यादा से ज्यादा 12 लेटर्स का होना चाहिए, जो अब एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन अपने आप में यह भी एक रूल है नोमेनक्लेचर का। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, मैंने बताया आपको ये 2 नेम होते हैं जिनको एक ही नाम में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात मैंने बताई, इनको डेड लैंग्वेज से लिया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम कोई नाम लिखते हैं, बाइनोमियल नेम लिखते हैं, तो उसको हमेशा हमें उन दोनों वर्ड्स को इटैलिक्स में लिखना पड़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय इटैलिक्स? इटैलिक हम इंक्लाइंड लेटर को, तिरछे अक्षरों को बोलते हैं। तो हमेशा जब भी हम कभी नाम लिखेंगे तो हमें उसे इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि वो हैंड रिटन है, उस नाम को हाथ से लिखा हुआ है, तो हम फिर उसको अंडरलाइन करेंगे। और अंडरलाइन में यह ध्यान रखना है कि आपको दोनों वर्ड्स को, जीनस वर्ड और स्पीशीज वर्ड को, दोनों को अंडरलाइन करना है, लेकिन सेपरेटली अंडरलाइन करना है। एपिस इंडिका में एपिस और इंडिका दोनों को अंडरलाइन करना है और सेपरेटली अंडरलाइन करना है, यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस बाइनोमियल नेम में एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम इस नेम में इन वर्ड्स को लिखते हैं तो हमेशा जीनस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखना होता है। हमेशा जीनस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखना होता है, जबकि स्पीशीज वर्ड का पहला लेटर हमें स्मॉल में लिखना होता है। यानी आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जीनस नेम को हम किसी भी नाउन की तरह लिखते हैं। नाउन बोले तो पर्सन और प्लेस का, किसी का जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन स्पीशीज वर्ड में ऐसा नहीं है, इसको हमेशा हम स्मॉल लेटर के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बता दूं कि कभी भी किसी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जब लिखा जाता है, हालांकि मैंडेटरी तो नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन यूजुअली जिस साइंटिस्ट ने इस नाम को दिया है उस साइंटिस्ट के नेम को भी हम इन नेम के साथ में लास्ट में लिखते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ जरूरी बातें समझ लीजिएगा। पहला तो ये कि साइंटिस्ट के नेम को हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। रोमन स्क्रिप्ट क्या होता है? जो नॉर्मल बुक्स में सीधे अक्षर लिखे रहते हैं उनको हम नॉर्मल स्क्रिप्ट यानी रोमन स्क्रिप्ट कहते हैं। तो पहली बात तो यह समझ लीजिएगा, वर्ड्स नाम के दोनों जीनस और स्पीशीज वो इंक्लाइंड लेटर्स में लिखे जाएंगे, और जो भी हम आगे का साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे उसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखेंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इस साइंटिस्ट के नेम को यदि हम हाथ से लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, तो हमें इसको अंडरलाइन नहीं करना, बाकी दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। साइंटिस्ट के नेम को आप पूरा लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे लिनियस का केवल एल लिख दिया या लिनियस का LIN लिख दिया तो भी ये चलेगा। तो इस तरह से ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यहां पर पूरा होता है, जो इसकी मेन बातें हैं। कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स आपकी एनसीईआरटी में दिए गए, जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, हनी बी का एपिस इंडिका, टैमारिंडस इंडिकस इमली का दूसरा नाम है, ओराइजा सटाइवा राइस का दूसरा नाम है, होमो सैपियंस ह्यूमन का दूसरा नाम है, या बोले तो जो हमारी हाउस फ्लाई होती है उसको मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नेम्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। होप सो आप मेरे इस लेक्चर से अपने इस टॉपिक को स्ट्रेंथनाइज कर पाए होंगे। आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमेशा आप शिद्दत से पढ़ें और शिद्दत से पढ़ते रहें और सीखते रहें। चलिएगा, आज के लिए धन्यवाद। हम यहीं पर अपने इस लेक्चर को विराम देते हैं। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी अपने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।